हेलो स्टूडेंट। तो आज स्टार्ट करेंगे फिफ्थ पार्ट। 4 पार्ट हो गए हैं हमारे, तो आज फिफ्थ पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे, आप लोग उसी अकॉर्डिंग कर रहे होंगे। और मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप बाकी क्वेश्चंस भी करते रहिए। मैंने कुछ और आप लोगों के लिए प्लान किया है। मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी कुछ करवा रहा हूँ IMU CET के, तो मैं जैसे बीच बीच में उसके भी अब करवाना चालू करूंगा। मैं कुछ सीट्स बना लिया हूँ, ठीक है। तो कुछ बन गए हैं मेरे पास क्वेश्चन, तो मैं धीरे धीरे आप लोगों को वो भी स्टार्ट करूंगा। तो पहले आज इसको देखते हैं। फिर से मैंने 20 क्वेश्चन लाया है, एक प्रकार से 20-20 करके ये आपके फिफ्थ पार्ट हो रहा है, तो 100 क्वेश्चन तो आपके हो गए। अभी भी मेरे पास हैं, धीरे धीरे करके एक प्रकार से हम फरवरी में बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो इस स्टार्ट करते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, ये आज जैसे मैं पिछले में आपको बताया था कि वो कंपनी के हैं, ये कॉलेज के हैं, ठीक है। ये कॉलेज के आए हुए स्पॉन्सरशिप के क्वेश्चंस हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, तो यहां पर अगर बात करें तो पहले क्वेश्चन में आपको दिया है अ पार्टिकल ऑफ मास m इज ऑब्जर्व फ्रॉम एन इंटरनल ऑफ रेफरेंस एंड is found to move in a circle of radius of r रेडियस यहां पर दे रखा है, with a uniform speed b, the centrifugal force। अब ये ध्यान रखिएगा, खासकर वर्ड पे क्या करते हैं बच्चे, क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, ध्यान नहीं देते हैं कि उसमें क्या दे रखा है, क्या पूछा है, और वो सीधे पहला ऑप्शन देखते ही टिक करके चल देते हैं। तो सबसे आंसर सही करने से पहले क्वेश्चन तो सही रीड करना है, तभी तो आंसर सही होगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें नॉट लगा होता है, आपने पढ़ा, नॉट पे ध्यान नहीं दिया और सही आंसर वाले को जो दिया है उसको टिक करके चल दिया, काम खत्म, पहला ही पढ़ के कि यही सही है, बाकी ऑप्शन पे ध्यान ही नहीं। तो पहली बात, क्वेश्चन को जरूर ध्यान से पढ़ना है। तो वही यहां पर दे रखा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, तो एक अंदर की तरफ फोर्स मुझे एक्ट करना पड़ता है। जैसे किसी मोड़ पे आप मुड़ते हैं तो जनरली अपने को टिल्ड करवा लेते हैं। जैसे आपने जहां देखा होगा कि जैसे रोड में कहीं पर मोड़ है तो आउटर पोर्शन ऑफ द रोड थोड़ा सा उठा हुआ होगा और लोअर पोर्शन ऑफ द जो इनर पोर्शन है वो थोड़ा सा लोअर होगा, इसलिए कि आप 2 व्हीलर को तो आप टिल्ड कर जाएंगे पर 4 व्हीलर को टिल्ड नहीं करवा पाएंगे। तो आउटर व्हील जो बाहर की तरफ वाला व्हील है वो ऊपर हो जाए और इनर व्हील नीचे हो जाए, तो ऑलरेडी वो क्या हो जाएगा, एक प्रकार से अंदर की तरफ एक फोर्स एग्जर्ट करवा देगा। तो जब आप किसी मोड़ पे मुड़ते हैं तो जनरली आप अंदर की तरफ थोड़ा टिल्ड हो जाते हैं। अब आप बस में बैठे होते हैं तो जनरली खिड़की की तरफ गिरते हैं, तो कौन आपको खींचने लगा खिड़की की तरफ कि आप खिड़की की तरफ गिर रहे हैं, तो बैलेंस करने के लिए अंदर की तरफ करते हैं, तो एक बाहर की तरफ फोर्स एक्ट होता है। इसी फोर्स को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इसी को कहते हैं फॉल्स फोर्स। ये भी ध्यान रखिएगा, फॉल्स फोर्स भी लिखा हो सकता है, और इसी को कहते हैं आपका स्यूडो फोर्स। इसी को स्यूडो फोर्स भी कहते हैं। तो इसके 3 नाम हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिखा हो, फॉल्स फोर्स लिखा हो और स्यूडो फोर्स लिखा हो, बात वही है, एक ही, ठीक है। तो अलग अलग वर्ड भी दे सकता है। तो इसकी अगर बात करें, इसके लिए एक्चुअल में एक्ट करते हैं, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो mv² डिवाइडेड बाई r होती है। v वेलोसिटी से या v स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है m मास का, r रेडियस के पाथ में, तो उस पे लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू ये होती है, ठीक है। तो इतना ही, जितना बाहर की तरफ खींच रहा था उतना ही मैंने अंदर की तरफ फोर्स को एक्ट किया है ताकि बैलेंस रहे। अगर कोई भी ज्यादा हो जाएगा तो गिर जाएगा, जनरली कभी कभी देखा होगा कि ज्यादा गाड़ी मुड़ गई तो गिर गई, ज्यादा टिल्ड कर गए तो गिर गई, ये भी होता है। तो इसका मतलब अब यहां पर अगर देखते हैं तो पहला ऑप्शन दे रखा है mv² टूवर्ड्स द सेंटर, mv² डिवाइड बाई r टूवर्ड द सेंटर, सेंटर की तरफ कह रहा है। सेंटर की तरफ वाला कौन सा फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, ये ध्यान रखिएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है अंदर की तरफ वाला। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा और ज्यादातर लोग इसी को टिक करेंगे। 0 बिल्कुल भी नहीं होगा,
ठीक है, क्योंकि सर्कुलर पाथ में है। स्ट्रेट पाथ में होता 0 हो जाता। ठीक है, यहां पर अगर बात करते हैं एम बी स्क्वायर डिवाइड बाई आर एलोंग द टेंजेंट, टेंजेंट के अलोंग यहां पर क्या रखा है, ये नहीं होगा भैया। ठीक है, तो यहां पर अगर बात करते हैं एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से दूर, अवे फ्रॉम द सेंटर, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसीलिए कह रहा हूं कि केयरफुल रहना है, क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है और ऑप्शन को भी केयरफुली देखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, नेक्स्ट दे रखा है एच एटम मूविंग एट अ स्पीड ऑफ बी ऑब्जर्व अ फोटॉन ऑफ वेवलेंथ 1220 एंगस्ट्रॉम। ये यहाँ पर एंगस्ट्रॉम लिखा हुआ है, इस पे ध्यान रखिएगा, ये एंगस्ट्रॉम लिखा हुआ है, एंगस्ट्रॉम। एंड स्टॉप फाइंड द स्पीड ऑफ एटम। ठीक, तो अब यहां से पहली बात देख लें, अगर यहां से क्या दे रखा है आपका, ये दे रखा है, तो स्पीड आपको निकालना है। तो जनरली आपने मोमेंटम का फॉर्मूला पढ़ा होगा डुअल नेचर ऑफ लाइट में। ठीक है, तो वो क्या होता था, h डिवाइडेड बाई लेमडा। लेमडा के रिस्पेक्ट में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि यहां पर वेवलेंथ दे रखा है। तो अगर मैं यहां से बात करूं तो मोमेंटम को m इंटू बी लिखा जा सकता है, मास किसका होगा, हाइड्रोजन का एक प्रकार से। तो यहां से अगर बात करते हैं h डिवाइडेड बाई लेमडा, ये हो जाएगा। तो यहां से मुझे v निकालना है, स्पीड ही तो कहा है, तो यहां से क्या हो जाएगा, h डिवाइडेड बाई लेमडा इनटू m। यहां से वैल्यू पुटअप कर देते हैं, h की वैल्यू होती है 6.62 इज टू 10 टू द पावर माइनस का 34। यहां से आपको ये दे रखा है, तो 1220 इज टू 10 टू द पावर माइनस का, अगर बात करते हैं माइनस का 10, और यहां से मास जो होता है वो मास इतना हो जाएगा 1.2 से 1.67 इज टू 10 टू द पावर 27 kg, ये हो जाएगा। तो यहां से 1.67 इज टू 10 टू द पावर 27 माइनस का, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू निकल करके आएगी वो वैल्यू ये निकल करके आएगी। अप्रोक्सीमेट जो आंसर होगा ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग केयरफुली थोड़ा सा क्वेश्चन को करिएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है आपको, अ मोटर कार इज गोइंग ड्यू टू नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। देखिएगा, कह रखा है अ मोटर कार इज गोइंग ड्यू टू नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। नॉर्थ की तरफ कोई 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी जा रही है। ठीक है, आगे अगर बात करें, इट मेक्स अ 90 डिग्री लेफ्ट टर्न। 90 डिग्री का लेफ्ट, ऐसे जा रही होगी तो लेफ्ट टर्न कैसे हो जाएगा, ये वाला लेफ्ट टर्न हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से 90 डिग्री का लेफ्ट टर्न लेती है, और कितना जल्द, विदाउट चेंजिंग द स्पीड, मतलब अभी भी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही जा रही है। तो कह रखा है द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द कार इज अबाउट। तो जो आपका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन के कारण से चेंज होती है, मैग्नीट्यूड भले नहीं चेंज हुआ, पर यहां पर क्या कह रखा है, द चेंज इन द वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज पूछ रहा है, स्पीड में कोई चेंज नहीं हो रहा है। क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ें, स्पीड में कोई चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, क्योंकि ऐसे जा रही थी, जैसे ही डायरेक्शन चेंज करेगा तो इसका मतलब वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी आपका डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों पे डिपेंड कर रही है। तो यहां से अगर बात करते हैं तो ये आपको ये निकालना है, तो v स्क्वायर इक्वल टू 50 का स्क्वायर प्लस का 50 का स्क्वायर। तो यहां से अगर बात करते हैं तो रूट के अंदर, तो 2500 मल्टीप्लाइड वो प्लस 2500, तो यहां से कितना हो जाएगा आपका, एक कार से 50 या यहां से ये निकाल सकते हैं कि 25 का एक कार से 50 मैंने बाहर निकाल लिया और √2 अंदर कह सकता हूं। तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट यहां से अगर बात करें 50 मल्टीप्लाई 1.414, तो ये आ जाएगी 70.7 किलोमीटर पर आवर। अब यहां से डायरेक्शन की अगर बात करें तो ये आपका नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, ये आपका नॉर्थ हुआ। ठीक, और ये आपका क्या हो जाएगा, एक प्रकार से वेस्ट। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। ठीक, तो कितनी स्पीड से, 70 किलोमीटर पर आवर
टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कह रखा है इन द डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट व्हेन कैथोड रे इज स्ट्राइक अ हार्ड मेटालिक शीट दे प्रोड्यूसेस। वो क्या प्रोड्यूस करेगी? जब किसी हार्ड मेटालिक शीट से टकराएगी तो क्या प्रोड्यूस करेगी? तो यहां पर ये ध्यान रखिएगा, एक्स रे प्रोड्यूस करेगी। ठीक, एक्स रे प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल्स इज डिपेंड ऑन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज डिपेंड्स ऑन। तो यहां पर अगर बात करते हैं आपका काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 RT। जनरली ये फॉर्मूला होता है आपका, जनरली ये फॉर्मूला होता है। तो किस पे डिपेंड करती है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका मतलब आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर और उसका वॉल्यूम कांस्टेंट भी होगा, तो इसका मतलब किस पे? इस पे बात करेंगे। तो यहां पर बहुत लोग क्या करेंगे? ऑल ऑफ द एबव करेंगे। क्यों? क्योंकि पीबी इक्वल टू वो सोचेंगे एनआरटी। तो यहां से क्या कर सकते हैं? एनआरटी की जगह ये वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। तो तीनों पे डिपेंड कर दे, नहीं, वॉल्यूम और प्रेशर कांस्टेंट भी हो तब भी क्या हो जाएगा आपका? ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट दे रखा है द रियल आर इमेजिनरी सरफेस व्हिच separates the system from its surrounding is called as। भैया ये बाउंड्री होती है। ये एकदम से सिंपल क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, रखने वाला क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। बाउंड्री ही तो अलग अलग करेगी, बाउंड्री वॉल, कोई बाउंड्री वॉल होगी, वही तो जनरली सिस्टम ऐसे बनाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे? इसको कह देंगे ये इसकी बाउंड्री है, ये कह देंगे बस, और ये सराउंडिंग होगा और ये क्या होगा? एक प्रकार से एक कोई सिस्टम हो जाएगा। तो इसकी बाउंड्री जो होती है वो इसको सेपरेट करवाती है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, Which of the following is not the SI unit of conductance। अब कंडक्टेंस की अगर बात करें तो यहां से कंडक्टेंस को जो आपका रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है, जिसको G से रिप्रेजेंट करते हैं, तो G इक्वल टू 1/R होता है। तो R इसकी यूनिट होती है ओम। तो यहां से मैं इसको लिख सकता हूं ओम इनवर्स। तो ओम इनवर्स एक ये दे रखा है, ये तो होगी भैया। यहां पर क्या हो जाएगा? उल्टा भी इसको कह सकते हैं महो, ये भी हो जाएगा भैया। आपका साइमन नाम के साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था, तो इसके कारण से साइमन भी हो जाएगा। तो कौन बचेगा? कैंडला, जो कि आपकी लुमिनस इंटेंसिटी की होती है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, लुमिनस इंटेंसिटी की होती है। ठीक है, कैंडला जो यूनिट है। तो आपका एक प्रकार से अब यहाँ पर क्या करते हैं लोग? यहाँ पर जल्दी से नोट ना पढ़ करके डायरेक्टली क्वेश्चन को पढ़ेंगे और टिक कर देंगे, तो वो गलत हो जाता है। नॉट लिखा है, नॉट एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। ठीक है, तो इसका मतलब कैंडला हो जाएगी। नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स passing through a given area such that angle between the lines force and surface area। तो यहां पर अगर बात करते हैं तो इसके लिए एक फॉर्मूला हो जाएगा आपका फाई इक्वल टू, एक क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा होगा, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन v डॉट डी ए, ये रहेगा यहां पर। तो यहां से अगर बात करते हैं, ये सरफेस एरिया हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो गई। तो यहां से ये आपका आंसर रहेगा 90 डिग्री, सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन होनी चाहिए। ठीक है, तो आपका 90 डिग्री आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज वेक्टर। इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है? तो यहां पर अगर बात करते हैं, टाइम बिल्कुल नहीं होती है, टाइम वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, प्रेशर वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, चार्ज वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, कौन है? इंपल्स। इंपल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं, नेक्स्ट दे रखा है
द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल रोटेटिंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट 100 टाइम्स पर मिनट। मतलब 1 मिनट में 100 टाइम रोटेट करता है, तो फ्रीक्वेंसी उसकी क्या हो जाएगी, F इक्वल टू आपका 100 रोटेशन पर मिनट। मिनट को किस में चेंज करूंगा, सेकंड में चेंज करूंगा, तो यहां से ये कट गया तो 5/3 हर्ट्ज ये आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ ये करना है। तो यहां से अगर बात करते हैं 2 पाई 3 पॉइंट अगर बात करें 14 और यहां से 5 डिवाइडेड बाई 3 अप्रोक्सीमेट अगर मैं यहां से देखता हूं तो ये 3 टाइम्स के आसपास कटता है, 3 पॉइंट कुछ, ठीक है। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, एक प्रकार से 10 हो जाएगा। तो 10 पॉइंट कुछ आंसर आना चाहिए, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, 10.47 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अ फोर्स वेक्टर अप्लाइड ऑन अ मास इज रिप्रेजेंटेड एज। कोई एक वेक्टर दे रखा है आपको यहां से, ये जो कि ये दिया है, ये कोई वेक्टर दे रखा है and accelerates with acceleration 1 meter per second square. What will be the mass the body? बॉडी का मास बताना है। तो आप लोगों ने पढ़ रखा है F इक्वल टू m इंटू ए होता है, ठीक है। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, यहां पर वैसे नहीं लगा सकते हैं। फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, तो F का मैग्नीट्यूड अगर निकालता हूं तो वो कितना हो जाएगा भैया, वैल्यू का 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई मतलब नहीं, स्क्वायर से वैसे भी प्लस हो जाना है, और 10 का स्क्वायर। तो यहां से 36 64 100 ये हो गया, 100 वो हो गया 200, तो 10√2 बाहर निकाल सकता हूं। तो फोर्स की वैल्यू ये हो गई, तो यहां से 10√2 ये हो गया, m मुझे निकालना था और a की वैल्यू 1 दे रखा है, तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10√2 kg आपका आंसर हो गया। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, 10√2 kg, ठीक है। तो ये आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, आपका दे रखा है द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन विल बी मिनिमम एट अ पॉइंट ड्यू टू अ स्मॉल करंट कैरिंग कंडक्टर। बायो सेवर्ट लॉ पढ़ा होगा, वही है क्वेश्चन। कंडक्टर स्मॉल, जैसे ही यहां पर कह दे मिनिमम एट अ पॉइंट करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन द एंगल, तो यहां से अगर बात करता है बहुत छोटा सा, एंड द ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द एलिमेंट। तो यहां से क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे थोड़ा सा, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन विल बी मिनिमम एट अ पॉइंट ड्यू टू अ स्मॉल करंट कैरिंग कंडक्टर। स्मॉल वायर लिया जाता था, ठीक है। तो यहां से अगर बात करते हैं, व्हेन एंगल बिटवीन एलिमेंट एंड द ज्वाइन पॉइंट एंड सेंटर ऑफ एलिमेंट इज, तो मिनिमम करंट मुझे बतानी है कि वो मिनिमम इंडक्शन की वैल्यू बतानी है। मैग्नेटिक इंडक्शन विल बी मिनिमम, इसकी वैल्यू बतानी है। तो यहां से फॉर्मूला होता है V इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई आई डी एल ओवर आर स्क्वायर साइन थीटा। ये यहां से आप लोगों ने ऐसे कहा होगा, ये कोई पॉइंट आपने P माना होगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को R माना होगा, जो कि यहां लिखा हुआ है। थोड़ा सा सेगमेंट कट किया होगा DL, और यहां से करंट आपने I फ्लो करवाया होगा, तो यहां से एक फॉर्मूला बन करके आया होगा, ये जो कि मैंने लिख रखा है, ठीक है। तो अब यहां से अगर बात करते हैं, कहां पर ये वैल्यू मिनिमम हो सकती है, किस एंगल पर, किस एंगल पर मिनिमम हो सकती है। तो अगर साइन पे चूंकि ये फंक्शन डिपेंड कर रहा है, अगर थीटा की वैल्यू 0 करवा दूं तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। या साइन 180 वैल्यू 0 होती है, तो यहां पर 0 भी दे रखा है और 180 भी दे रखा है, 90 पे तो मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो इसका मतलब बोथ बी एंड सी दोनों पॉइंट पर क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, द एलिवेशन ऑफ वन सरफेस डिप्रेशन इन अदर सरफेस। तो यहां पर अगर बात करते हैं, अगर यहां पर एलिवेशन ऑफ वन सरफेस इंटरलॉक किया जाए, गेट्स इंटरलॉक्ड विद डिप्रेशन इन द अदर सरफेस, तो ये स्टेटमेंट यहां पर सही। तो यहां पर इंटरलॉक हो जाएगा, तो डिप्रेशन इन द अदर सरफेस के रिस्पेक्ट में आ जाएगा। तो आपका ये डायरेक्टली थ्योरी का पॉइंट था, जो कि जनरली पढ़ते पढ़ते थ्योरी में
कहीं ना कहीं आ जाता है, तो वो आपको ये पॉइंट को डायरेक्टली, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, डायरेक्टली आपको याद ही रखना पड़ेगा। कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। आगे अगर बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अब इसमें वर्ड छिपा हुआ है, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक दोनों वर्ड छुपे हुए हैं। तो यहां पर अगर बात करते हैं पीरियोडिकली चेंज इन बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो यही ऑप्शन यहां पर सही है। जनरली ये वाला क्वेश्चन ज्यादातर लोगों का सही हो जाता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं अ वेव ऑफ लाइट, अ वेव ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड मोनोक्रोमेटिक लाइट, सिंगल सिंगल सिंगल, मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या हो जाएगा, सिंगल वेवलेंथ की जो लाइट होगी उसको क्या कहेंगे, एक प्रकार से आपकी मोनोक्रोमेटिक लाइट कहलाएंगे। ठीक है, मोनो का मतलब ही सिंगल होता है। नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ वेरी स्पीड हेंस। अब यहां से कॉस्ट, यहां से अगर बात करते हैं कॉस्ट ऑफ अ शार्प शैडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट है। अब यहां से लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ वेरी स्पीड हेंस, तो एक क्या करेगी, एक शैडो, शार्प शैडो बनाएगी किसी ओपेक ऑब्जेक्ट की। ये ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। क्या डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड इट नेवर डिक्रीजेज विद टाइम। कह रखा है डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगी और टाइम के साथ डिक्रीज नहीं होगी। अब इस क्वेश्चन को पढ़ने के, ऑप्शन को पढ़ने के साथ साथ आगे के भी ऑप्शन पढ़ लीजिए। क्या डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड इट डिक्रीजेज विद टाइम, टाइम के साथ डिस्टेंस कह रहा है डिक्रीज करेगी। डिस्टेंस कैन बी निगेटिव, कह रहा है डिस्टेंस निगेटिव भी हो सकती है, एंड नेवर डिक्रीजेज विद टाइम या इंक्रीजेज, कुछ भी लिखा हो। डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव एंड इट मे इंक्रीज और डिक्रीज विद टाइम, ये दे रखा है। डिस्टेंस कभी भी टाइम के साथ डिक्रीज नहीं हो सकती, पहला पॉइंट तो ये पकड़ना पड़ेगा। और डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होती क्योंकि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। यहीं पर अगर कहे होता डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और समय के साथ इंक्रीज भी कर सकती है और डिक्रीज भी कर सकती है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट यहां पर लिखा होता, यहां पर डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट लिखा होता, तो एक प्रकार से ये वाला पॉइंट हो जाता। बट यहां पर डिस्टेंस लिखा हुआ है, तो डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, नेवर बी डिक्रीजेज विद टाइम, टाइम के साथ कभी भी डिक्रीज नहीं होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दे रखा है अ हॉट बॉडी केप्ट इन अ सराउंडिंग, अ हॉट बॉडी केप्ट इन अ सराउंडिंग मीडियम बिकम्स कोल्ड इफ। वो क्या होगा, कोई मान लेते हैं गर्म बॉडी को, हॉट बॉडी को रखा गया है सराउंडिंग में, तो एक प्रकार से क्या हो जाएगी, वो कोल्ड हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी अगर, इफ क्या, टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज ग्रेटर, अगर बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा, देन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, अगर बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है सराउंडिंग से, तो सराउंडिंग क्या करेगा, उससे टेम्परेचर हाई से लो की तरफ फ्लो होता है ऑलवेज। तो इसका मतलब आपकी बॉडी से लो टेम्परेचर की तरफ, लो, चूंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर कम लिखा हुआ है तो उसकी तरफ फ्लो हो जाएगा, तो इसका मतलब बॉडी क्या कर जाएगी, कूल डाउन कर जाएगी। तो यही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन क्यों गलत होते हैं, क्योंकि हैवी दिखाई देते हैं, लगता है बच्चे को कि टाइम लगेगा क्वेश्चन को पढ़ने में, बट डायरेक्टली अगर पढ़ेगा तो आंसर तुरंत क्लियर हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हैवी देख करके, बड़ा देख करके छोड़ना नहीं है। अब यहां पर दे रखा है a straight wire carries a current from north to south, the direction of the magnetic field at a point east of the wire will be। अब इसको थोड़ा सा मैंने इस प्रकार के क्वेश्चन जनरली आपको थोड़ा सा जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग है, उनको मैं थोड़ा सा डिटेल में आपके सामने रख रहा हूं, इसलिए
क्योंकि ज्यादातर इन क्वेश्चंस में लोगों को क्या होता है, डाउट्स होता है। तो इस कारण से मैं डिटेल में यहाँ पर ऑप्शन तो आपका वर्टिकली डाउनवर्ड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर दे रखा है कि अगर बात करते हैं to determine the direction of the magnetic field around a straight current carrying wire, the right hand grip rule is used। तो राइट हैंड रूल को क्या करना है, यूज करना है, राइट हैंड रूल यूज करना होगा। अब पहला पॉइंट, इमेजिन होल्डिंग द वायर विद योर राइट हैंड। आपने इमेजिन किया कि मैंने एक कोई करंट कैरिंग वायर को क्या कर लिया, होल्ड कर लिया, ठीक है। पॉइंट योर राइट थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन में एक प्रकार से नॉर्थ टू साउथ है, मतलब ऐसे नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ आपने ये कर दिया, ये ध्यान रखिएगा। आगे कह रखा है योर फिंगर विल देन कर्ल अराउंड द वायर। वायर की तरफ आपने, इधर की तरफ आपने फिंगर को कर्ल किया। इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को, ये करंट की डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। एट अ पॉइंट टू द ईस्ट ऑफ वायर योर फिंगर्स विल बी पॉइंटिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। वर्टिकली डाउनवर्ड आपकी फिंगर क्या कर रही होंगी, एक प्रकार से कर्ल कर रही होंगी, ठीक है। तो आगे लिखा है कन्वर्सली एट अ पॉइंट द वेस्ट। उल्टा अगर इसका देखा जाए तो इसका मतलब वो क्या होगा, आपका वर्टिकली अपवर्ड हो रही होंगी। तो यहां से थोड़ा सा इसको डिटेल में, एक क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, 3-4 क्वेश्चन इस प्रकार के आ चुके हैं। इसका मतलब एक कॉन्सेप्ट आपको बनना चाहिए कि राइट हैंड लेफ्ट हैंड रूल जरूर पढ़ना है, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर होना चाहिए। मैं कम से कम इस प्रकार के 3 से 4 या 5 क्वेश्चन हो चुके हैं इस प्रकार के, और उसी पॉइंट पे उसी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। और ये भी समझिएगा अलग अलग एग्जाम के भी क्वेश्चन है, एक ही के नहीं है, ठीक है। आपने थ्योरी पे अगर थोड़ा थोड़ा ध्यान दिया हो तो थ्योरी थोड़ा थोड़ा चेंज भी है। सभी क्वेश्चन को आप एक जगह नोट डाउन करके इस चीज को एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या क्वेश्चन एक ही जैसे तो नहीं आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ पॉइंट। बॉल किसी एक पॉइंट से क्या की जा रही है, प्रोजेक्ट की जा रही है, ऑन द फ्लोर विद अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से थ्रो की जा रही है, ठीक है, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो यहां से आपको यू दे रखा है कितना, 15 मीटर पर सेकेंड दे दिया। थीटा अगर बात करते हैं 60 डिग्री दे दिया है। डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल वेयर शुड अ वर्टिकल वॉल वी इफ इट इज हिट द वॉल हॉरिजॉन्टली। अब देखिएगा यहां से उसने क्या किया, किसी बॉल को ऐसे फेंका तो यहां पर वो क्या कर गई, हिट कर गई। वर्टिकल वॉल को उसको हिट करवाना है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टली, वो भी हॉरिजॉन्टली हिट करवाना है। ये इस पॉइंट पे जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये टॉप पॉइंट पे एकदम से हॉरिजॉन्टल हो जाएगी बॉल, तो टॉप पॉइंट पे। तो इसका मतलब अगर मैं बात करूं तो रेंज अगर बात करते तो रेंज इसकी कहीं यहाँ होती, तो ये रेंज का क्या हो जाएगा, आधा होगा, आर डैश एक प्रकार से r/2 होगा। तो मुझे आर डैश निकालना है, तो आर डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, r/2 हो जाएगी। और आर का फॉर्मूला क्या होता है रेंज का, u² sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी होता है। तो यहां से अगर वैल्यू रखेंगे तो r डैश इक्वल टू, और 2 था तो 2 भी रख दीजिए, r की वैल्यू तो आपने रख दिया, 2 तो छोड़ देते हैं। तो यहां से 15 का स्क्वायर साइन क्या 60 दे रखा था, 60 का दुगना 120 हो जाएगा, ठीक है। और यहां से अगर बात करते हैं 2 और वैल्यू 10 रख दीजिए, ठीक। यहां से आप कैलकुलेट करिए क्या आ जाएगा, 15 का 225 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू √3/2 हो जाएगी। और यहां से अगर बात करते हैं तो 20 हो जाएगी। तो अब यहां से जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू आएगी वो 9.6 आ रही है। आप कैलकुलेट करके इसको देख सकते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए कुछ ये क्वेश्चंस थे, तो थोड़ा सा आप लोगों को क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहना है, एक एनालिसिस करना है। ये नहीं कि जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं बस उतने पे आप डिपेंड हो जाए। तो आप लोगों के लिए एक ये है कि जनरली आपको एक आइडिया लग जाए कि क्वेश्चंस इस प्रकार के आते हैं। तो अगर इस प्रकार के आते हैं तो इसी प्रकार के क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दे लोगे, और थोड़ा ध्यान दे लोगे तो अच्छा किसी कंपनी या कॉलेज का स्पॉन्सरशिप आपका आसानी से निकल जाएगा।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिर 20 क्वेश्चन कोशिश मैं ये भी कर रहा हूं, मैंने अभी आपको बताया कि मैं कुछ IMU CT के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हो सकते हैं, जो बच्चों के फीडबैक के हिसाब से मैंने कुछ बनाए हैं, वो क्वेश्चन भी आपको मैं एक प्रकार से दिखा सकूं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।